गुड डे स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता होगा लास्ट लेक्चर मैंने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो इस टॉपिक में कल डोबेराइनस ट्रायड और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव तक हम आ गए थे। आज के टॉपिक में हम उसके अगला बिट देखने वाले, लेकिन उसके पहले एक जस्ट रिवाइज कर लेते हम कि हमने कल क्या देखा था। ओके, तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, डोबेराइनस ट्रायड, मेंडेलियस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये पढ़ाया था। आज के लेक्चर में हम मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल देखने वाले। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले। उसके बाद फिर ये भी टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। सबसे शॉर्ट लेंथ का ये टॉपिक है और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर एक ही वर्ड में हो जाते हैं। ओके, तो याद रखना ये टॉपिक नो डाउट बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, लेकिन इसके ऊपर याद रखना एग्ज़ाम में कभी कभी 5 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। इसके पहले साल के जो एग्ज़ाम था उसमें इसके ऊपर एक 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था जो पीरियोडिक टेबल पर था, और 5 ही क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे उसमें, जिनके जवाब सिर्फ एक वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में थे। ओके, तो ये 5 सवालों के जवाब देने के बाद 5 मार्क्स मिले थे स्टूडेंट को। तो बहुत मतलब ये टॉपिक हायर वेटेज को आता है इसके साइज़ के कंपैरिजन में, और समझने वाइज भी बहुत इजी टॉपिक है। ये कुछ ऐसा कंसेप्चुअल टॉपिक नहीं है, सिर्फ ये टॉपिक बताना पड़ता है कि ये ऐसा है वैसा है, और आपको वही लर्न करना पड़ता है। ओके, क्योंकि इसमें लॉज है और जो साइंटिस्ट के स्टेटमेंट्स है वो हमें एज इट इज़ लर्न करने पड़ते हैं, उसमें हम हमारे हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकते। इस कारण ये टॉपिक जस्ट इन्फॉर्मेटिव है, इसका इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है, और जैसे आपको लॉज दिए, जैसे उनके स्टेटमेंट्स दिए, एज इट इज़ आपको वो लर्न करने हैं। तो ये सिर्फ लर्निंग वाला पार्ट है। ओके, जितना हो सके उतना इस टॉपिक में अगर आपको कुछ अलग बताना है कि जो जिससे आपको ये टॉपिक ग्रास करने में आसानी हो, तो मैं एक ही बीट आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। वो ये है कि इस टॉपिक के ना आप शॉर्ट पॉइंट्स निकाल। ठीक है, शॉर्ट पॉइंट्स मतलब सिर्फ एक एक वर्ड याद रखना, और उन्हीं वर्ड को आपको एलाबोरेट करके आंसर्स लिखते आने चाहिए। ये अगर स्टूडेंट को आ गया तो ये टॉपिक में वो आउट ऑफ परफॉर्मेंस दे सकता है, और कभी भी इस टॉपिक में उसे दिक्कत नहीं आएगा। मतलब शॉर्ट पॉइंट्स निकालना मतलब क्या करना है, सिर्फ एक एक वर्ड याद रखना, एक एक लाइन के, जो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाते वक्त बताने वाला हूँ। तो उनको अगर आप याद करोगे तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक को बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से इस टॉपिक से डील कर पाओगे। तो ज़रूर देखिएगा ये फैक्टर आज के लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जैसे आपको पता होगा कि जो भी एलिमेंट्स है हमारे नेचर में वो बहुत अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, और साइंटिस्ट ने जब सभी एलिमेंट्स को गैदर किया तो उसका नंबर एक बहुत बड़ा था, और सभी एलिमेंट्स के अगर हम प्रॉपर्टीज़ को देखते तो इसका नंबर तो और भी बहुत बड़ा बन जाता है। तो सभी एलिमेंट्स के सभी प्रॉपर्टीज़ के साथ एक साथ डील करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो रहा था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो रहा था। इस कारण साइंटिस्ट ने क्या करना चाहा, इन सभी एलिमेंट्स को अगर हम क्लासीफाई कर सकें तो डेफिनेटली हमारा जो काम है वो एलिमेंट्स के डील करते वक्त तो वो बहुत आसान बन जाएगा। ओके, तो इस कारण साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया, और इस सेक्शन में सबसे पहला साइंटिस्ट था जिनका नाम था डोबेराइनर। ठीक है, साइंटिस्ट डोबेराइनर ने क्या किया, उस ज़माने में जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उन सभी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से स्टडी किया। ओके, और उन्होंने एक लॉ हमें बताया, एक वे हमें बताया एलिमेंट को क्लासीफाई करने का, और वो था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस। कोई भी एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ है वो रिलेट करते हैं उसके एटॉमिक मास के साथ। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डोबेराइनर साइंटिस्ट ने हमें बताया, और उसने क्या किया, सभी एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। ओके, ही मेड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो जो वर्ड मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इन्हीं वर्ड को याद रखना। ओके, सिर्फ एटॉमिक मास याद रखना। इससे क्या याद रह जाएगा आपको कि साइंटिस्ट डोबेराइनर ने हमें क्या बताया कि एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उनके प्रॉपर्टीज़ किसके साथ रिलेट करते हैं, एटॉमिक मास के साथ। तो सिर्फ एटॉमिक मास को याद करके आपको पूरा का पूरा ये लाइन याद आना चाहिए। जिस स्टूडेंट को ये ट्रिक पता चल गया और ये वे से अगर वो पढ़ाई करेगा तो कभी भी ज़िंदगी में इस टॉपिक को नहीं भूल पाएगा। ओके, तो इस कारण इस वे से करो, सिर्फ एक सेंटेंस याद रखना और उससे पूरा वर्ड आपको याद आने चाहिए। नो डाउट इसमें आप थोड़ा चेंजेस भी हुआ तो भी चलता है इस स्टेटमेंट में, लेकिन एक ही वर्ड से आपको पूरा का पूरा ये पॉइंट एक्सप्लेन करते आना चाहिए। ठीक है,
अब दूसरे वर्ड में, दूसरे लाइन में क्या इंपॉर्टेंट है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉल्ड देम एज अ ट्राइड, ठीक है। तो ट्राइड का डेफिनेशन है दूसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट में क्या है, ही अरेंज ऑल द एलिमेंट्स इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस इन हिज ट्राइड, ओके, एंड शो दैट the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other two elements, ठीक है। तो उसने ट्राइड बनाने के बाद क्या किया, जो भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कम है उसे पहले रखा, उसके बाद जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है उसे सबसे लास्ट में रखा ट्राइड में, ओके। तो उसने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है, ओके, वो इक्वल आता है किसके साथ, मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, ओके। तो मीन निकालना मतलब एवरेज निकालना, तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के अगर एटॉमिक मास का हम एवरेज निकाल दें तो फिर हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक मास मिलने वाला है हमें मिडल एलिमेंट का, ओके। तो यही उसने अपने पीरियोडिक टेबल में बताया। और अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम ज़्यादा दिनों तक यूज़ नहीं कर सके, ये फेल हो गया क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम कुड नॉट बी क्लासिफाइड इन टू द डोबेराइनस ट्राइड। उस ज़माने में जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उन सभी एलिमेंट्स को डोबेराइनर नहीं क्लासीफाई कर सका। इस कारण ये ड्रॉबैक था इस ट्राइड का, जिस वजह से हमने इसे रिजेक्ट कर दिया। और ये ट्राइड का जो एग्जाम्पल है उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्राइड का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों के एटॉमिक मास दिए 6.9, 23.0 एंड 39.1। तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का अगर हम एटॉमिक मास का एवरेज निकालते हैं 6.9 प्लस 39.1 डिवाइड बाई 2, सो दिस इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। तो ये एवरेज किसके साथ इक्वल आता है, नियर बाय इक्वल टू द मिडल वन। तो देखो मिडल का 23 है तो यहाँ पर भी 23 आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा एग्जैक्ट इक्वल आए, अप्रोक्सीमेटली भी इक्वल आ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक था उसे ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट न्यूलैंड ने अपना एक लॉ ऑफ ऑक्टेव बताया। साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स कोरिलेटेड एटॉमिक मास विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इन डिफरेंट वे। जो वे साइंटिस्ट डोबेराइनर ने अप्लाई किया था उससे थोड़ा अलग वे से इसने क्लासीफाई करना स्टार्ट किया, ओके। एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड 56 एलिमेंट्स वेर नोन, ओके। ही क्लासिफाइड ऑल द एलिमेंट्स in an increasing order of their atomic masses, okay. He started from the lightest element hydrogen and ended up with a thorium, okay. So he found that every 8th element had the property similar to those of the first. हर एक 8th element का property similar आएगा किसके साथ, first element के साथ, ठीक है। जैसे सोडियम is the 8th element from the lithium, that's why sodium and lithium both have the similar chemical properties और सिमिलर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। पर्टिकुलरली केमिकली हो ऐसा कंसिडर नहीं करना, दोनों भी प्रॉपर्टी सेम हो सकते हैं, केमिकल भी और फिजिकल भी, ठीक है। और ये जो न्यूलैंड ने लॉ अपना बताया था वो उसने कंपेयर किया ऑक्टेव्स इन म्यूज़िक के साथ। हमारे म्यूज़िक के जो ऑक्टेव्स होते हैं सारे गम प ध नि सा, ओके, तो उसके साथ उसने कोरिलेट किया। तो जैसे हमारा फर्स्ट जो म्यूजिकल ऑक्टेव होता है सा, वो 8th म्यूजिकल ऑक्टेव सा से मैच करता है, इक्वल होता है। इस कारण इस प्रॉपर्टी को उसने कंपेयर किया हमारे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के साथ, और इसी कारण इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो कल बताए थे मैंने आपको। मेनी लिमिटेशंस वेर फाउंड इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। फर्स्ट है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम। इन ऑर्डर टू फिट ऑल द 56 एलिमेंट इन हिज टेबल, न्यूलैंड प्लेस 2 एलिमेंट्स इन द सेम बॉक्सेस, ओके। और वो जो 2 एलिमेंट्स को प्लेस किया उसने, उसके कुछ एग्जाम्पल से कोबाल्ट एंड निकेल, सीजियम एंड लैंथेनम। मोरेओवर ही प्लेस सम एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोट इन द ऑक्टेव। तो उसने अलग अलग प्रॉपर्टीज रहने वाले 2 एलिमेंट्स को एक ही जगह पर रख दिया। तो ये ड्रॉबैक था न्यूलैंड का। उसके बाद उसका वो एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया यहाँ पर, और लास्ट में उन्होंने बताया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव डिड नॉट प्रोविजन टू अकोमोडेट द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। इसके बाद जो न्यू इन्वेंट होने वाले एलिमेंट्स हैं उनको कहाँ पर रखना, ये भी बड़ा प्रॉब्लम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में। न्यूलैंड को ऐसा लगा था कि पूरे नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट रहने वाले, लेकिन धीरे धीरे और भी एलिमेंट्स का नंबर बढ़ने लगा। तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि ये इसके टेबल में कहाँ पर फिट करना, ओके। और उसी वजह से फिर हम ये भी क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद फिर मैंने आपको कल टास्क दिया था, जिसका आंसर आपने सभी ने दिया होगा ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर पूछेगा, मैं ज़रूर आपको उसका आंसर बताऊँगा, ठीक। तो
मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, ये सबसे एक इम्पोर्टेंट पीरियोडिक टेबल है हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में से। जैसे हमें पता है कि हम अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉलो करते हैं, और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक परफेक्ट क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, जिसे बनाने के लिए जो बेस था वो फॉर्म किया साइंटिस्ट मेंडेलिव ने। तो इस मेंडेलिव क्लासिफिकेशन में क्या क्या बताया वो देखते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट है, द रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री मेंडेलिव डेवलप द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड 1869 टू 1872। तो बिटवीन 1869 टू 1872 में उसने इतने सालों में अपना पीरियोडिक टेबल बताया। मेंडेलिव कंसिडर्ड द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स नेमली atomic mass as a standard and arranged 63 elements were known at that time in an increasing order of their atomic masses। तो उसने क्या किया, उस ज़माने में जो 63 एलिमेंट्स नोन थे, इसके पहले पता होगा आपको, एट द टाइम ऑफ डोबेराइनर्स 30 एलिमेंट्स वेर नोन, एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड नियर बाय 56 एलिमेंट्स वेर नोन, बट एट द टाइम ऑफ मेंडेलिव 63 एलिमेंट्स वेर नोन। तो धीरे धीरे करके एलिमेंट्स का जो इन्वेंट होने का नंबर था वो बढ़ने लगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट मेंडेलिव ने लगभग 63 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, ठीक है। और कैसे क्लासीफाई किया, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सभी एलिमेंट्स को उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के साथ अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब वो अरेंजमेंट कैसे किया वो नीचे दिया है। मेंडेलिव ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। दिस वेयर द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटीज ऑफ द एलिमेंट्स। तो उसने इतने सारे प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट्स के स्टडी किया है, और जो एलिमेंट्स सेम तरीके के प्रॉपर्टी शो करते थे उनको उसने एक ही ग्रुप में रखने की कोशिश किया। ग्रुप्स मतलब वर्टिकल कॉलम्स इन अ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स, ठीक है। तो उसने हॉरिजॉन्टल रोज मतलब पीरियड्स और वर्टिकल कॉलम्स मतलब ग्रुप्स में एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। और एक ग्रुप में उसने एलिमेंट को तभी रखा जो एलिमेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते थे, ठीक है। तो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का मतलब क्या है, किसी भी एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ और किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है उसे हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स कहा जाता है, ठीक है। मेंडेलिव फाउंड दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर इंटरवल डेफिनाइट इंटरवल। तो जो भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो रिपीट करते हैं एलिमेंट्स में कुछ समय बाद। तो ऐसा उसने ऑब्जर्व किया और उन्हीं एलिमेंट्स को उसने एक ही ग्रुप में रखा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेंडेलिव फाइंडिंग एंड स्टेटेड वन लॉ, जिसे कहा जाता है मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ, ओके। और वो क्या कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट्स के, ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके एटॉमिक मासेस के साथ। तो ये लॉ हमें साइंटिस्ट मेंडेलिव ने बताया, ओके। और वही उन्होंने कहा है कि वर्टिकल कॉलम्स इन मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स while horizontal rows are called as periods, ठीक है। तो बस इतना एक सिनॉप्सिस है पूरा मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल का। इतना भी अगर आप याद रखोगे तो मोर देन इनफ है। अगर मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन करने के लिए आ गया तो आप इतने कुछ पॉइंट्स को बता सकते हो। नेक्स्ट अब ये मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग है, हमारे बुक में दिया हुआ थोड़ा अलग है, ठीक है। लेकिन अंदर के एलिमेंट्स की जगह और पोजीशन सब सेम है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ पर आपको जो कॉलम का स्टार्टिंग है वो आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ दिया है। और अगर आप बुक का पीरियोडिक टेबल देखोगे मेंडेलिव का, तो आपको यहाँ पर R2O, RO, R2O3 या फिर RH2, ओके, ऐसे कुछ नाम दिखेंगे आपको। तो RH3 या फिर RH2 ऐसा अगर ऐसा हो तो उसे हाइड्राइड फार्मूला कहा जाता है, और R2O, RO ऐसा अगर रहा तो उसे ऑक्साइड फार्मूला कहा जाता है। तो ये जो कॉलम्स बनाए थे वो इन द कंसिडरिंग ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स ऑफ द एलिमेंट्स उसने बनाए थे। इस कारण याद रखना कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ नाम ज़रूर दिए उन्होंने, लेकिन ये नाम के अंदर क्या रखा है, हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला है जो इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए सेम होता है, इसके लिए सेम रहेगा और इसके लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको ये जो पिंक कलर के जो बॉक्सेस नज़र आ रहे, इतने एलिमेंट्स साइंटिस्ट मेंडेलिव को नोन नहीं थे, ओके। ये अननोन एलिमेंट्स थे साइंटिस्ट मेंडेलिव को, ओके। और बाद में वो नोन हो गए, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपको चेक्स पोर्शन नज़र आ रहा है, लाइन पोर्शन, तो ये डोबेराइनस ट्राइड है। तो कितने डोबेराइनस ट्राइड बनते हैं मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल में वो भी याद रखिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से, ओके। तो ये कंसेप्ट बताया था साइंटिस्ट मेंडेलिव ने। अब इस मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल की क्या सक्सेस है वो हमें देखना है। एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ इस पीरियोडिक टेबल का। जैसे देखो आप यहाँ पर लिथियम और सोडियम को उसने एक ही कॉलम में रखा है, ठीक है।
एक पर्टिकुलर एग्जांपल देता हूँ कि उसने एक ही ग्रुप में इन दोनों को क्यों रखा। लिथियम का अगर हम ऑक्साइड फार्मूला देखते हैं तो लिथियम का वैलेंसी 1 है, सोडियम का भी वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है और सोडियम का भी वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। तो जब ऑक्सीजन बॉन्ड क्रिएट करेगा सोडियम और लिथियम के साथ तो सेम वे से करेगा। सेम वे से मतलब लिथियम के साथ ऑक्सीजन का बॉन्डिंग कैसा होगा, Li2O, लाइक दैट। सोडियम के साथ ऑक्सीजन का बॉन्डिंग कैसा होगा, Na2O, ठीक है। क्योंकि जब कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो एट दैट टाइम वैलेंसी एक्सचेंज होता है। जो ऑक्सीजन का वैलेंसी है, वैलेंसी का नंबर है, वो सोडियम को चला जाएगा और जो सोडियम के वैलेंसी का नंबर है वो ऑक्सीजन को चला जाता है। इस कारण कंपाउंड फॉर्मेशन Na2O और Li2O होगा। इसी कारण उसने एक ही ग्रुप में इन्हें रखा, ठीक है। इसे ऑक्साइड फॉर्मूला कहा जाता है लिथियम का और सोडियम का। लाइक दैट पोटेशियम का है, पोटेशियम भी जब ऑक्सीजन के साथ करेगा तो एट दैट टाइम वो K2O इस फॉर्म से करेगा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड। तो इस वजह से इन तीनों को उसने एक ही ग्रुप में रखा, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज कंपेयर करते करते उसने सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ मेरिट्स देखते हैं हम मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के, कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है बाकी सभी क्लासिफिकेशन से। तो इसकी कुछ 3 पॉइंट्स है टोटल इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट है एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वेर रिवाइज सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन अ पीरियोडिक टेबल इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज़। तो उस ज़माने में जो एटॉमिक मास मेजर करने का जो एक पैरामीटर था वो कुछ अलग था। उस वजह से हमें अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मासेस पता होते थे एलिमेंट्स के, और कुछ एलिमेंट्स के उस ज़माने में रॉन्ग एटॉमिक मासेस साइंटिस्ट को पता थे, और उसी की वजह से वो क्या करते थे, एलिमेंट को जब क्लासीफाई करते थे तो क्लासिफिकेशन गलत होता था। तो वही वैसा ही कुछ हुआ, लेकिन मेंडेलियू ने जो अपडेटेड वैल्यूज़ थे, जो करेक्ट वैल्यूज़ थे हमारी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के, वही उसने यूज़ किया। जैसे आपको पता होगा, एक एग्जांपल देकर उन्होंने बताया प्रीवियसली डिटरमाइंड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम इज 14.09, ओके, वॉज चेंज टू द करेक्ट वैल्यू 9.4 एंड बेरिलियम वॉज प्लेस बिफोर द बोरॉन। तो पहले बेरिलियम का एटॉमिक मास का नंबर था 14.09, ओके, जो बाद में फिर अपडेट हो गया उसका वैल्यू 9.4 से। तो उसने अपने पीरियोडिक टेबल में ये वैल्यू वाला बेरिलियम ही नहीं यूज़ किया, ये वैल्यू वाला यूज़ किया, जिस कारण उसका सही पोजीशन उसे मिला, और जो था बिफोर द बोरॉन, ओके। तो ये राइट एटॉमिक मास था बेरिलियम का। तो ऐसे करते करते उसने अपडेटेड वैल्यूज अपने पीरियोडिक टेबल में पुट किए, जिस कारण जो भी प्रॉब्लम्स थे इन एलिमेंट्स के पोजीशन के साथ, तो वो धीरे धीरे कम होने लगे, ओके। तो ये पहला सक्सेस था मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल का। दूसरा था मेंडेलियू केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। These 3 of these unknown elements were given the names Ica boron, Ica aluminum and Ica silicon from the known neighbors. Later on, these elements were discovered and named as scandium, gallium, germanium respectively. तो जैसे आपको पता था, डोबेरानो साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन क्यों फेल हो गया, ओके, क्योंकि नए नए एलिमेंट्स इन्वेंट होने लगे और उनको फिर कहाँ पर रखना ये प्रॉब्लम होने लगा, इस वजह से पहला क्लासिफिकेशन फेल हुआ। वैसे कुछ प्रॉब्लम न्यूलैंड के साथ भी हुआ। न्यूलैंड ने कुछ करके क्यों ना हो और थोड़े बहुत एलिमेंट्स को तो क्लासीफाई कर दिया था, लेकिन नए एलिमेंट्स को कहाँ पर रखना ये प्रॉब्लम होने लगा। तो साइंटिस्ट मेंडेलियू ने ऑब्जर्व किया कि जो भी क्लासिफिकेशन फेल हो रहा है उसका रीज़न बड़ा सा क्या था, कि नए एलिमेंट्स को कहाँ पर रखना, उसके लिए जगह ही नहीं था। तो साइंटिस्ट मेंडेलियू ने बहुत अच्छे से स्टडी किया और उसने प्रिडिक्ट किया कि अगर 2 एटॉमिक मासेस के बीच में अगर कोई एटॉमिक मास रहने वाले एलिमेंट्स इन्वेंट हो सकता है, तो उसके लिए उसने पहले से एक जगह छोड़कर रख दिया, ठीक है। और वहाँ पर फिर नया एलिमेंट इन्वेंट होने के बाद फिर वो वैकेंट जगह पर उसने एलिमेंट रखना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो साइंटिस्ट मेंडेलियू ने इन्वेंट होने से पहले ही बता दिए थे कि ऐसे एलिमेंट्स आगे जाकर इन्वेंट हो सकते हैं। और इतना ही नहीं पता है कि एलिमेंट कौन सा होगा, उसके प्रॉपर्टीज़ भी उसने पहले से ही प्रिडिक्ट करके रखे कि उसका स्टेट क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, ये पहले से साइंटिस्ट मेंडेलियू ने बता के रखा था। इस कारण ये क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा सक्सेस माना जाता है, ओके। ही प्रिडिक्ट द एलिमेंट्स बिफोर इट्स इन्वेंशन और बिफोर इट्स discovery, okay. Due to this success, all were convinced about the importance of Mendeleev's periodic table and this method of classification of elements was accepted immediately. तो इसी कारण वो जो क्लासिफिकेशन था वो इमीडिएटली एक्सेप्ट कर दिया। और भी इसका एक सक्सेस हम बता सकते हैं कि उस ज़माने में 63 एलिमेंट्स नोन थे, तो ऑल द 63 एलिमेंट्स वेयर क्लासिफाइड बाय द मेंडेलियू। लेकिन इसके पहले आपको पता होगा न्यूलैंड ने 56 एलिमेंट को क्लासीफाई किया था, लेकिन सच में क्लासिफिकेशन कितने एलिमेंट्स का वो कर सका था, नियर बाय 40, क्योंकि
ओनली अप टू द कैल्शियम उसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकता था, वो उसके आगे वो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन वैलिड नहीं था। वैसे डोबेराइनर के वक्त तक 30 एलिमेंट्स नोन थे, लेकिन वो कितने ट्रायड बना सका, सिर्फ 12 या फिर 12 एलिमेंट्स का वो क्लासिफिकेशन कर सका। तो ये ड्रॉबैक था कि उस जन्म में जितने भी एलिमेंट्स नोन थे सबके सब एलिमेंट्स को डोबेराइनर और न्यूलैंड क्लासीफाई नहीं कर सके थे, जो साइंटिस्ट मेंडेलिव ने करके दिखाया। उस ज़माने में 63 एलिमेंट्स नोन थे और ऑल द 63 एलिमेंट्स वेर क्लासिफाइड बाय द मेंडेलिव। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट सक्सेस ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। लास्ट है, देयर वाज नो प्लेस रिजर्व्ड फॉर द नोबल गैसेस in the Mendeleev's original periodic table. However, when noble gases such as helium, neon, argon were discovered towards the end of 19th century, Mendeleev created the zero group without disturbing the original periodic table in which the noble gases were fitted very well. तो जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बताया था तब नोबेल गैसेस का इन्वेंशन हुआ नहीं था, ओके। और जैसे नोबेल गैसेस का इन्वेंशन हुआ फिर उनको उसने विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से उसने अपने ग्रुप में उनको फिट कर दिया और एक नया ग्रुप बनाया उसने जिसका नाम था जीरो ग्रुप एलिमेंट, और उस ग्रुप को उसने लास्ट में अटैच कर दिया सभी एलिमेंट्स के साथ और इजीली वो ग्रुप अटैच हो गया मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में दूसरे एलिमेंट्स को कुछ भी डिस्टर्ब किए बिना। तो एक इंपॉर्टेंट सक्सेस था। तो 3 सक्सेस इसके याद रखना, सिर्फ 3 वर्ड्स में मैं आपको ये याद रखने का ट्रिक बताता हूँ। पहला है अपडेटेड एटॉमिक मासेस, दूसरा है वैकेंट पोजीशन फॉर द न्यूली इन्वेंट एलिमेंट, और तीसरा रहेगा सक्सेसफुल एडजस्टमेंट ऑफ जीरो ग्रुप। ओके, सिर्फ ये 3 लाइन्स आप याद रखो, पूरा का पूरा मेरिट्स आपको याद रह जाएगा। सिर्फ 3 लाइन फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ। अपडेटेड एटॉमिक मासेस, दूसरा है वैकेंट पोजीशन फॉर न्यूली इन्वेंटेड एलिमेंट, और तीसरा रहेगा सक्सेसफुल एडजस्टमेंट ऑफ जीरो ग्रुप एलिमेंट। बस ये 3 लाइन याद रखिएगा, पूरा का पूरा मेरिट आपको याद रह जाएगा, ओके। तो इस नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ, अब मेरिट देखे मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के तो डीमेरिट्स भी रहने वाले। तो 4 डीमेरिट्स है इसके। पहला है द होल नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सब एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकेल इज द सेम, देयरफॉर देयर वाज एन एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस इन द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो अब उस ज़माने में एटॉमिक मास नंबर जो हम मेजर करते थे तो वो अप्रॉक्सीमेट मेजर करते थे हम, उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हमें पता नहीं था, सिर्फ इंटीजर वैल्यू हम पता कर सकते थे। इस कारण जो इंटीजर वैल्यू है कोबाल्ट और निकेल का तो वो दोनों का सेम था। इस कारण उसने क्या किया, कोबाल्ट को पहले और निकेल को बाद में रखा, लेकिन बाद में फिर हमें पता चला कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास नंबर है वो ज़्यादा है और निकेल का कम है। इस कारण निकेल को पहले हमें प्लेस करना था और कोबाल्ट को बाद में प्लेस करना था। तो ऐसा एक प्रॉब्लम हो गया, और ये प्रॉब्लम किस वजह से हुआ, ड्यू टू द होल नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, बाद में जब वो नंबर मतलब एग्जैक्ट वैल्यू उनका इन्वेंट हो गया था तो तब हमें इजीली पता चल गया कि एग्जैक्टली कौन से एलिमेंट को पहले रखना है और कौन से एलिमेंट को बाद में रखना है। तो ऐसे प्रॉब्लम किस वजह से क्रिएट हुआ, ड्यू टू द होल नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस, ओके। और इस ड्रॉबैक को आप कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल, इसे कहा जाता है इस ड्रॉबैक के नाम को, ओके, जो रॉन्ग था पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद आइसोटोप भी डिस्कवर नहीं हुए थे जब मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल बताया था, लेकिन जैसे पता होगा आपको आइसोटोप हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मास डिफरेंट होने के कारण इनको डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस करना पड़ता था हमें मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में। लेकिन आपको पता होगा कि मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में हम उन्हीं एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखते हैं जो प्रॉपर्टीज़ सेम शो करते हैं। तो अगर इनके प्रॉपर्टीज सेम है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो उनको एक ही ग्रुप में रखना पड़ेगा। लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने के कारण इसको दूसरे ग्रुप में प्लेस करना पड़ेगा। तो इस वजह से आइसोटोप को कैसे फिट करना मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो ये सेकंड ड्रॉबैक बन गया मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल का। थर्ड ड्रॉबैक है व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस द रेज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी ए यूनिफॉर्म, इट वॉज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रिडिक्ट मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन 2 हेवी एलिमेंट्स। ठीक है, तो एग्जैक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर हम नहीं कर सकते थे एलिमेंट्स का, क्योंकि सही एटॉमिक मास नंबर हमें पता नहीं थे। तो एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स के बीच में आ सकते हैं, इन्वेंट हो सकते हैं, इसका सही नंबर वो बता नहीं सकता था, ओके। तो ये भी एक थर्ड ड्रॉबैक था मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद फोर्थ है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो प्रॉपर्टी सिमिलर शो करता है 7th ग्रुप एलिमेंट के साथ, जिन्हें हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये हम बाद में देखते हैं, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका सही तरीके से डिस्क्रिप्शन है। जो भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो क्लास होता है उन्हें हैलोजन कहा जाता है।
तो हाइड्रोजन हैलोजन के साथ भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, और जो हमारे अल्कली मेटल्स है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, उनके साथ भी ये प्रॉपर्टी सिमिलर शो करता है। लेकिन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में इन्हें हाइड्रोजन को किसके साथ रखा, अल्कली मेटल के साथ। तो अल्कली मेटल के साथ ही क्यों रखा ये बताते वक्त प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, इस कारण ये 4 ड्रॉबैक है। ठीक है, तो 4 आप ड्रॉबैक है, इनको 4 वर्ड्स में याद रख सकते हो। पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल, एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटोप, नेक्स्ट आएगा ठीक है, नेक्स्ट रहेगा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये 3 पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखिएगा। ये 3 पॉइंट याद रखोगे तो आपको पूरे के पूरे ड्रॉबैक्स इजी वे से याद रह जाएंगे। तो इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताना है। ठीक है, और भी एक ड्रॉबैक है, जैसे पता होगा मैग्नीज, आप ज़रूर मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल ओपन करके आपके बुक में देखिएगा। मैग्नीज को उसने प्लेस किया है हैलोजन के साथ, तो मैग्नीज का प्रॉपर्टीज टोटल डिफरेंट है, और जो हमारे हैलोजन से क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका नेचर सबसे अलग है। तो इस कारण ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम था कि मैग्नीज को हैलोजन के साथ क्यों प्लेस किया, तो ये भी एक ड्रॉबैक हम कह सकते हैं। तो 4 ड्रॉबैक्स याद रखना, कोबाल्ट और निकेल का पोजीशन, सक्सेसफुल एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटोप, नेक्स्ट रहेगा पोजीशन ऑफ मैग्नीज, और लास्ट रहेगा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये 4 बिट्स है जो ड्रॉबैक्स है मेंडेलियस डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो इसी के ऊपर ये टास्क 2 है जो आप सॉल्व कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना और फिर इन सभी क्वेश्चंस को आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अगले लेक्चर हम लास्ट क्लासिफिकेशन और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है, वो देखते हैं हम, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, थैंक यू।